जाहिर तौर पर एक बड़े घोटाले का आरोप है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार घिरी हुई है। मगर सवाल क्या उठ रहे हैं जनता की तरफ से R9 टीवी के प्लेटफॉर्म पर? R9 के सुलगते सवाल कुछ इस तरीके से हैं। ये सहारा स्कैम पार्ट 2 है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, उत्तराखंड का अब तक का सबसे बड़ा स्कैम है। नंबर 3, आरबीआई के किस गाइडलाइन के तहत यह सब कुछ हो रहा था? सवाल नंबर 4, किस गाइडलाइन के तहत कंपनी काम कर रही थी? और सवाल नंबर 5 ये कि आरबीआई के नोटिस के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तो R9 टीवी की ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब बीजेपी को देना इस वक्त भारी पड़ रहा है। 186 करोड़ रुपयों को लेकर के ये पूछा जा रहा है कि ये किसके रुपए हैं? सीएम के पैसों को तो ठिकाने नहीं लगाया गया। सवाल नंबर 3, कौन देगा विपक्ष के सवालों का जवाब? सवाल नंबर 1, 186 करोड़ रुपए ये किसके हैं? सवाल नंबर 2, और इस वक्त उपनेता सदन विपक्ष हमारे साथ में करण माहरा फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। करण माहरा जी, इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा आरोप और सरकार पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। देखिए, बेशर्मों की सरकार है और पूरे साल में केवल 9 दिन विधानसभा चलाकर तीसरी करने वाली गवर्नमेंट है। इससे आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। हम लोगों का, विपक्ष का काम है कि हम चीजों को जनता के सामने लाएं और इनको एक्सपोज करें ताकि जनता इनका हिसाब किताब कर सके। जी, तो फिर अब आप लोगों ने सरकार को घेरा है, मगर क्या इन तमाम आरोपों के ऊपर कोई जवाब आ रहा है उनकी तरफ से? निश्चित ही सरकार अपने आप के बचाव में है और सही तथ्य सामने नहीं रख रही है। हमारे कुछ आरोप ये थे कि जो कंपनी जिसका नाम सोशल म्यूचुअल बेनिफिट्स लिमिटेड है, ये कंपनी उनके ओएसडी से संबंधित है और इस कंपनी का जो टर्नओवर था वो बहुत ज्यादा नहीं था। जब से टीएसआर मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद अचानक से जो कंपनी 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ से ऊपर नहीं गई थी, वो कंपनी एकदम से 186 करोड़ से ऊपर का जिसके पास फंड्स हो गए और जो 2 लाख से ज्यादा जो इसके शेयर होल्डर्स हैं उनके एड्रेसेस ठीक नहीं है। हमने ये कहा कि एक सामान्य सी प्रक्रिया है जिसको कहा जाता है नो योर कस्टमर, केवाईसी, उसको करा जाए और उससे पता चल जाएगा कि वो ग्राहक असली हैं कि नकली हैं। असल में जो कंपनी लगातार इतने ऊपर स्तर तक नहीं गई, अचानक वो किसी व्यक्ति के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके ओएसडी की कंपनी एकदम से 186 करोड़ की कंपनी बन जाती है। जाहिर तौर पर और अपने आप में कई सारे सवाल तो खड़े होना बहुत लाजमी है। करण माहरा साहब, हमारे साथ में आप बने रहिए। मैं हमारे साथ में एक और नेता कांग्रेस पार्टी के इस वक्त काजी निजामुद्दीन साहब जुड़े हुए हैं जो कि विधायक भी हैं। काजी साहब, ये जो स्थिति चल रही है, सरकार ये कह रही कि साहब बहुत नीट एंड क्लीन सरकार है, त्रिवेंद्र सिंह रावत खामोश है, आरोप इतने बड़े बड़े लग रहे हैं। अब जब तक नीट एंड क्लीन है ना, जब तक लोगों की जांचें नहीं होती, नीट एंड क्लीन तो इनका पता चल जाएगा। इनसे ज्यादा डर्टी शायद ही कोई हो। आप इस बात को देखिएगा कि अगर हम ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि आप नीट एंड क्लीन हैं और आप जीरो टॉलरेंस हैं, तो जांच से क्यों डरते हैं आप? एक तरफ तो मदन कौशिक जी कह रहे हैं कि मुझको आरबीआई की कोई आदेश नहीं मिला सरकार को, और एक तरफ कह रहे हैं कि आरबीआई के निर्देश पर हमें निर्देश मिला और हमने 90 कंपनियों की जांच करवा ली। अरे इन हाउस आपने जांच करवा ली अपनी किसी आदमी से, किसी एजेंसी से नहीं? तो सवाल ये है काजी साहब कि जांच किस तरह की जांच अब होनी चाहिए? वो कह रहे हैं कि जांच हो चुकी है, आप कह रहे हैं कि जांच करवाई नहीं जा रही है। हम ये कह रहे हैं कि जब आप कोई सी उत्तराखंड की बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या बैंक को उठाकर देख लीजिएगा कि 2.5 लाख, जिसके 2.5 लाख लोग जिसके इन्वेस्टर हों या जिसके प्रोमोटर जो उसमें जुड़े हुए हों, 2.5 लाख मिलना भारी है। 2.5 लाख उत्तराखंड जैसे स्टेट में यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं और इन्वेस्टर्स हैं, उनके स्टेट एड्रेसेस हैं। हमारी जानकारी के हिसाब से हम कई लोगों के नाम हमसे पूछ लीजिए, उन्हें जाकर आप देख लीजिए। हम बार बार एक चीज कह रहे हैं कि केवाईसी लेकर केवाईसी प्रस्तुत करे ना सरकार उन प्रोमोटर्स की। और ऐसी कौन सी कृपा बरसी जिस कंपनी में एक सज्जन प्रोमोटर हैं, डायरेक्टर हैं उसके, वो इस्तीफा देते हैं, अपनी पत्नी को बनाते हैं। काजी निजामुद्दीन साहब हमारे साथ में करण माहरा जी भी हैं फोनलाइन के जरिए। करण माहरा जी, काजी साहब ये कह रहे हैं कि साहब जांच नहीं हो रही है, सरकार ये कह रही है कि साहब जांच तो हुई, इंटरनल तौर पर कोई चीज निकली नहीं। इन हाउस जांच किसी भी एजेंसी से करा ली, इससे क्या फर्क पड़ा है? प्रॉपर जांच, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। करण माहरा जी,
तो अब ये जांच क्या आगे बढ़ेगी? निश्चित ही देखिए ना, काजी भाई का कहना ठीक है, सैया वही कोतवाल तो डर काहे का वाली बात है। सरकार ही वही कातिल, वही मुंसिफ, अकबरा मेरे करूं कत्ल का दावा किस पर? भाई खुद ही जो अपराधी है वही जांच कर रहा है। मगर अंधेर तो नगरी तो नहीं है ना करण महाराज जी, अंधेर नगरी तो नहीं है ना। जो चीजें हैं उसकी तमाम तरह की बातें खुल करके तो सामने आनी चाहिए, जांच होनी चाहिए गहनता के साथ में। हाँ, ये अगर नहीं मानेंगे, हम जनता के बीच में जाके आंदोलन खड़ा करेंगे। पहले भी मुख्यमंत्री से जुड़े हुए लोगों के ऊपर संगीन आरोप लगे हैं, वो आज तक सरकार इसका बहाना करके कि ये कोर्ट में विषय है, उससे बचने की कोशिश करेगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने केवल 3 माह का समय दिया था, 3 हफ्ते का, कि 3 हफ्ते के अंदर आप अपना जवाब पेश करिए। सरकार ने सदन चलने वाला था, इस बात को देखते हुए 3 हफ्ते की जगह 7 हफ्ते से ज्यादा का समय ले लिया है और सरकार लगातार बचने की कोशिश कर रही। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है और ये अंधी लूली लंगड़ी सरकार है, बहरी सरकार है। ये किसी की ये विपक्ष की बातों को दबाना चाहती है। आज तो गजब हो गया, इनके अपने सत्ता पक्ष के विधायक इनके विरुद्ध आ रहे हैं, वो सूचनाएं लगा रहे हैं, उनको सूचना नहीं लगाने दे रहे हैं, उनको प्रश्न नहीं उठाने दे रहे हैं। आज भारी असंतोष भारतीय जनता पार्टी। तो फिर आप लोगों के पास और हथियार क्या बचता है? किस तरीके से इस पूरे मामले से निपटेंगे? क्या सिर्फ जनता के बीच ही जाना एक विकल्प है या इसका कोई संवैधानिक या कानूनी पहलू है? हमें इस देश के कानून और प्रक्रिया पर पूरा विश्वास है। हमें इस देश के कानून पर विश्वास है, इस देश की प्रक्रिया पर पूरा विश्वास है। हमारे देश में कोई भी दोषी बच नहीं सकता। और अभी पीछे हुआ था तो कोर्ट के आदेश पर सीबीआई की जांच हुई, हालांकि उसमें एक टेम्परेरी स्टे सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, लेकिन उसमें भी अंतोगत्वा जीत सच की होगी और इसमें भी जीत सच की होगी। मगर अगर इतना लंबा वक्त लगेगा, ये वर्षों वर्षों अगर ये लटका रहेगा, तो फिर ये कैसा जस्टिस होगा, ये कैसा इंसाफ होगा? कितना वक्त इसमें लगना चाहिए? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन लड़ाई हमने शुरू की है और लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और हम इनको चैन से बैठने नहीं देंगे। जो ऐसी कृपा कौन सी कंपनी पर बरसेगी कि 3 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद ही इस पर लगभग 200 करोड़ रुपए का निवेश आता है। काजी साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी। काजी साहब, सवाल ये है कि इन तमाम चीजों पर त्रिवेंद्र सिंह रावत खामोश क्यों हैं? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी खामोश यूं हैं कि ये तो खामोशी ही बरतने के लिए शायद इस मुख्यमंत्री बने हैं। मीडिया का सामना नहीं करते, विधानसभा का सामना नहीं करते, विधानसभा में कोई सवाल का जवाब नहीं देते, सिर्फ अगर भाषण देने का कोई समय हो तो भाषण देकर चले जाते हैं। ये तो विधानसभा में आज तक इनका कोई प्रश्नकाल नहीं हुआ। जो मुख्यमंत्री के पास लगभग सारे बड़े विभाग इनके पास है, पीडब्ल्यूडी, एक्साइज, गृह वगैरह वगैरह, उद्योग और सारे बड़े। और सोमवार इनका सोमवार का दिन आवंटित है विधानसभा में और आज तक 4 साल में आप देख लीजिए सोमवार नहीं आया, पर इसी विधानसभा के सेशन में सोमवार आया। उसी दिन जो है वो शोक संदेश जी, तो जिस कारण जो है ठीक है काजी साहब, मगर करण महाराज जी सवालों से बचते हैं जी। करण महाराज जी, सवाल ये कि मुख्यमंत्री के पद पर अगर हैं तो क्या तमाम चीजों को साइडलाइन रख करके वो मनमानी करेंगे? लग तो ऐसा ही रहा जैसा कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं उसके मुताबिक। तो ऑटोक्रेसी जी जी, आपने कुछ पूछा? जी, मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री के पद पर होने के बाद में कोई शख्स क्या तमाम चीजों से ऐसे किनारा कशी अख्तियार कर सकता है? देखिए, ये उनकी अपनी परंपरा रही है। ढैंचा बीच घोटाला जो है उसमें क्लीन चिट अपनी ही गवर्नमेंट ने अपने को ही दे दी। ये तो कभी नहीं हुआ कि जो दोषी है वही अपने को क्लीन चिट दे रहा है। ये पहली बार इस राज्य में देखने को मिला। इनके विधानसभा अध्यक्ष की पीठ पे बैठे हुए डिप्टी स्पीकर अपने साथ हुए अन्याय के बारे में बोलते हैं। ये सारा कुछ इस सरकार में हो रहा। पूरी तरीके से सरकार फेल है और हम लोग हाउस में लड़ रहे हैं, सड़क में लड़ रहे हैं और चौथे स्तंभ के रूप में आप लोग भी हैं, आप लोग भी जागरूक हैं। और मुझे लगता है कि जो मीडिया कर्मी हैं, जो न्यूज देने वाले लोग हैं, साथ में हम लोग जो लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में इसमें विपक्ष में बैठे हैं, हम सब लोग मिलकर इसको जनता तक ले जाएंगे। और जनता से आप लोगों के आरोप और जिस तरीके का आश्वासन इस लड़ाई को लड़ने के लिए जता रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी साफ होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, करण महाराज जी और काजिब साहब। आप लोगों ने R9 टीवी के साथ जुड़ करके इस पूरे मामले पर पार्टी की लाइन और अपनी स्थिति साफ की कि क्या कुछ अब आगे तस्वीर दिख सकती है।
मगर इन तमाम चीजों के बीच में मदन कौशिक क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। विपक्ष ने एक सूचना दी, उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2020 की एक निश्चित तारीख को कोई जांच कराई। हमने रिजर्व बैंक से सूचना तत्काल मंगाई। रिजर्व बैंक ने कहा कि हमने कोई इस तरह का आदेश पारित नहीं किया है, ना कोई सूचना मांगी है। एसटीएफ की सूचना जो थी वो हमने लगातार उनको दी है कि 298 एनजीओ जो काम कर रहे हैं इस तरह राज्य के अंदर या इस तरह के जो संस्थान है जो सोशल बेनिफिट के तौर पर काम करते हैं, उनकी पूरी जांच करके उन्होंने कहा 98 के जो कागज है वो सही पाए गए, जो संस्थाओं से जांच कराई गई, यही मांगी गई थी सूचना। 98 में सोशल फाइनेंस लिमिटेड भी है। हमारे सहयोगी नवीन पांडे हमारे साथ में फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। नवीन, बीते 2-3 वर्षों से ये सब कुछ चल रहा है, आरबीआई का नोटिस जारी कराना, सरकार का यह कहना है कि इंटरनल इसकी जांच हो चुकी है, मगर ये है क्या पूरा मामला? स्थिति साफ कैसे होगी? 200 करोड़ रुपयों से ऊपर का आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग का। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये मुख्यमंत्री जब त्रिवेंद्र सिंह रावत 2017 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें जीरो टॉलरेंस की बात बढ़ चढ़ के बोली थी उन्होंने कि जीरो टॉलरेंस की सरकार रहेगी, भ्रष्टाचार पर बिल्कुल किसी तरीके से समझौता नहीं किया गया है। अब सवाल यहीं से शुरू हो जाता है। 2017 में ही ये जो सोशल म्यूचुअल बेनिफिट निधि करके लिमिटेड कंपनी है, ये औद्योगिक सलाहकार मुख्यमंत्री के जो हैं उनकी है कंपनी। हालांकि बताया जाता है कि कंपनी जब इनको औद्योगिक सलाहकार बनाया गया तो इन्होंने अपने को उस पद से छोड़ दिया, लेकिन आज भी उनकी पत्नी, भाई, बेटे उस पूरी कंपनी को संचालित कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये 2017 में जब ये कंपनी बनी या फॉर्म हुई या आगे बढ़ी तो उस समय चंद लोग इसमें जुड़े हुए थे और कुछ करोड़ की कंपनी थी। अब कौन सा ऐसा इसमें इतना बड़ा बेनिफिट और कौन सी इसमें इतना बड़ा निवेश हो गया कि ये 2020 यानी आज की डेट तक ये 200 करोड़ से भी बड़ी कंपनी हो गई है। और आपको सबसे हैरानी की बात है जो विपक्ष ने भी उठाया है, उसका ये कहना है कि जो नाम पते लगभग 2.5 लाख लोगों की बात आ रही है कि इसमें निवेश के दिखाए गए हैं जी। उनके नाम गांव पता दिया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि इनके नाम गांव पता इसमें कहीं है ही नहीं। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार किस तरीके से वो भी मुख्यमंत्री के नाक के नीचे या यूं कहीं मुख्यमंत्री के सह पे या मुख्यमंत्री के पीछे के दरवाजे से किया जा रहा है, वो भी उनके करीबी औद्योगिक सलाहकार के द्वारा। तो ये सीधे तौर पे कहीं ना कहीं एक विपक्ष को भी बहुत बड़ा मुद्दा मिला है